हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमारी जो प्रीवियस के लेक्चर के अंदर जो हमने घर्षण वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आपके पास दिया हुआ है कि एक पूर्ण रफ तल है, वो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण पर झुका हुआ है। तो अपन को प्रदर्शित यह करना है कि इस तल पर कोई विरामावस्था में एक दीर्घवृत्त है, एक इलिप्स है, वो रखा हुआ है। उसकी जो न्यूनतम उत्केंद्रता है वो ये निकल के आएगी। तो जो कुछ भी ये दे रखा है इसको सबसे पहले डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले तो लैंग्वेज में ये दे रखा है कि ये कोई रफ प्लेन है जो कि अल्फा कोण पे धरातल पे झुका हुआ है। दिख गया इतना काम। देन इस रफ प्लेन के ऊपर अपने पास में ये एक इलिप्सोइड है, ये एक दीर्घवृत्त है। तो ये अपने पास में क्या ड्रॉ कर दिया हमने, एक दीर्घवृत्त। ठीक बात है। साथ में हमने ये मान लिया कि ये दीर्घवृत्त है, इसका सेंटर है वो यहाँ पे 0,0 है। ठीक है, 0,0 का ये सेंटर है। देन इसी के साथ सेंटर से यहाँ पे नीचे की तरफ है, ये W बार से लटका हुआ है, यानी कि सेंटर से नीचे की तरफ है, इस पे W बार है वो कार्यरत है। अब देखो यहाँ पे ये जो दीर्घवृत्त है, ये जो इस रफ प्लेन के ऊपर जो रखा हुआ है, यह फिसलेगा कब, कौन सी कंडीशन में ये फिसल सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको दिख रहा है ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पे एक इसका जो घर्षण बल काम करेगा, ये जो पिंड है ये किसकेगा, तो किधर खिसक के किधर जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि ऊपर चढ़ जाएगा पहाड़ी के ऊपर, वैसा कुछ तो होगा नहीं। तो इसका मतलब इस दीर्घवृत्त के लिए जो घर्षण बल है वो काम करेगा हमेशा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमने यहाँ पे नोटेट कर दिया। तो यहाँ पे न्यू आर हो गया इसकी अपोजिट डायरेक्शन। देन इसके बाद में यहाँ पे ये आपके पास में ये जो समतल है ये स्पर्श रेखा का काम कर रहा है इस दीर्घवृत्त के लिए। तो इस दीर्घवृत्त के ये जो स्पर्श बिंदु है, इस स्पर्श बिंदु पर यदि अपन इस दीर्घवृत्त की अभिलंब प्रतिक्रिया बल की बात करें तो वो अपन यहाँ पे रेड लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली सेंटर से यहाँ P तक की ये जो डिस्टेंस है, ये इसका परिणामी हम बोल सकते हैं कि ये दीर्घवृत्त का P पॉइंट का ये एक परिणामी है। और हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसी को लैम्डा बोला जाता है। लैम्डा का नोटेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ पे लैम्डा की जरूरत पड़ने वाली है इस पूरे क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए। ठीक है। देन अब नेक्स्ट हमारे पास समझने वाली चीज ये है, जब हमने ये वाली जो लाइन है, जो अपने पास जो भार वाली लाइन है, इसको नीचे तक बढ़ाया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का, क्यों, परपेंडिकुलर लाइन है। यदि ये अल्फा है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया। ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली अब यहाँ पे आपको पता है विलंब प्रतिक्रिया बल ये 90 डिग्री का बनाता है, इसका मतलब ये नीचे वाला जो ये टोटल का टोटल कोण ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का, ये 90 माइनस अल्फा, तो इतना जो कोण बचा वो कितना हो गया फिर, अल्फा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस डायग्राम में इतना कुछ ही था, इन्हीं का बेस लेते हुए हम है वो ये क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे इस इलिप्सोइड की जो मिनिमम इफिशिएंसी है, उत्केंद्रता है, उसका नोटेशन ई होता है, उसकी वैल्यू हमें ये निकालनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम उत्केंद्रता निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो हमें ये नजर आ रही है कि ये जो अपन ने ये वाली लाइन जो W वाली लाइन है जो सेंटर से यहाँ पे पास होते हुए नजर आ रही है। सिमिलरली ये जो आपके पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, बल वाली जो लाइन है, ये तिर्यक है, यानी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस आउट कर रही है। तो इसका मतलब जब दो तिर्यक लाइन है एक दूसरे, मतलब दो तिर्यक लाइन यदि अपन को नजर आती है तो उनके लिए बनने वाले एंगल, उनके बीच में बनने वाले एंगल है वो हमेशा इक्वल होते हैं। यदि हमारे पास इस तरीके की कोई चीज़ है तो यदि यहाँ पे ये थीटा है
तो ये भी क्या होगा थीटा। ये तिर्यक रेखा की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ तिर्यक रेखा से अल्फा और लैम्डा यहाँ पे क्या होगी बराबर हो गई। तो सबसे पहली पॉइंट तो अपन यहाँ पे ये नोटेट करते हुए चलते हैं, चूंकि आर तथा डब्लू तिर्यक रेखाएं हैं, इसलिए लेम्डा और अल्फा है वो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि यहाँ पे हमें दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो काम में लेते हुए चलना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। अब चूंकि हमें पता है वी नो दैट कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। सिमिलरली इसकी उत्केंद्रता की भी बात करें तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो भी हमें पता है। आल्सो जो एफिशिएंसी उत्केंद्रता है, उत्केंद्रता उसका मान ये होता है ई बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस का ई स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ये बात करेंगे, हमें ये जो लेम्डा वाला जो एंगल है ना ये कैलकुलेट करना है इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि इस लेम्डा को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि ये वाली जो लाइन है ये इस दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण है वो कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि स्पर्श रेखा, चलो इसको नाम भी दे देते हैं, ओ पी नाम दे दूं मैं, चलो स्पर्श रेखा ओ पी, अच्छा पी पॉइंट तो दे दिया ना, ओ एस नाम दे देता हूं, ओ एस का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें पता है क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना जब कोई इलिप्सॉइड दे रखा है उस पर कोई स्पर्श रेखा टच कर रही है तो उसके लिए इलिप्सॉइड की इक्वेशन से ही अपन स्पर्श रेखा का समीकरण है वो फाइंड आउट करेंगे। इलिप्सॉइड की इक्वेशन को बस ऐसे ब्रेक कर दो, जिधर एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है उधर एक्स इंटू एक्स 1 लिख दो, और जिधर वाई स्क्वायर नजर आ रहा है उसको वाई इंटू वाई 1 लिख दो, पट्टे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमें यह भी पता है कि इलिप्सॉइड के समीकरण को ए कोस थीटा और बी साइन थीटा ये आपके पास में एक कोऑर्डिनेट होता है जो हमेशा इसको सेटिस्फाई करते हैं। और ये मान लिया कि ये जो पी पॉइंट है इसके नोटेशन ए कोस थीटा और बी साइन थीटा है, ये मान के चल रहे हैं अपन, ये कोऑर्डिनेट मान लिया इसका। तो हमेशा इसको इलिप्सॉइड को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अक्स तो ऐसा कैसा, अक्स 1 की जगह ए कोस थीटा अपन यहाँ पे पुट करें बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई 1 की जगह बी साइन थीटा हो गया बट्टे में बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से इसको थोड़ा बहुत सोल्व करें तो ए से ए कैंसिल हो, बी से बी कैंसिल हो, तो एक्स अपॉन में ए कोस थीटा प्लस में वाई अपॉन में बी साइन थीटा और इज इक्वल टू हमारे पास में 1 है वो यहाँ पे फाइंड आउट होके आ गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, इस वाली स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। इस स्पर्श रेखा के समीकरण से हम है वो इसकी ढाल निकाल लेते हैं। वो ढाल हम सबको पता है dy बटे dx होती है। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे रिजल्ट है जो हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में काम में आने वाले वो साइड में यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसी के साथ जो इक्वेशन का हम ढाल निकालेंगे उसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया। तो यहाँ पे ढाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अक्ष के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन करेंगे। तो अक्ष का तो एक हो गया 1 अपॉन ए और कोस थीटा कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली वाई का करेंगे तो 1 अपॉन बी साइन थीटा, तो ये कॉन्स्टेंट है। वाई का किया तो dy बटे dx हो गया और 1 का किया तो 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट यदि हम इसको सेपरेट करें तो सेपरेट करने पे फाइनली हमारे पास जो dy बटे dx निकलेगा ना वो निकलेगा माइनस का b बटे a कोस बटे साइन होगा वो कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dy बटे dx हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको हमने मान लिया कि ये ढाल है और m के बराबर है। सबसे पहली चीज ये। अब नेक्स्ट देखना, सारा खेल इस लेम्डा को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, लेम्डा के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब P पॉइंट के लिए आपको पता है जो R है वो आपके पास में अभिलंब का काम कर रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया वाला, तो यानी अभिलंब का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम अपन अभिलंब का समीकरण निकालेंगे P पॉइंट के लिए। स्पर्श रेखा का निकाल लिया, अब अभिलंब का समीकरण। नाउ P बिंदु के लिए अभिलंब समीकरण
तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हमें एक रिलेशन पता होता है कि इस P पॉइंट की ढाल जो कि हमें पता है m निकली है इनटू में m1, इस अभिलंब की ढाल बराबर किसके बराबर होती है -1 की, दोनों का मल्टीपल -1। तो यहाँ से यदि मैं m1 की बात करूँ तो वो निकलेगा -1 में माइनस का b/a कोट ऑफ थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मिलेगा आपके पास में a/b 1/कोट है वो tan के बराबर हो जाएगा tan ऑफ थीटा। तो ये मिल गया हमारे पास है m1 का मान। सिमिलरली अब नेक्स्ट देखना, हमने इस P पॉइंट के लिए बात कर ली, स्पर्शरेखा की इसकी ढाल की बात कर ली। अब यहाँ पे जो इसका परिणामी है C पॉइंट यानी PC की बात कर रहा हूँ, इस PC की भी हमें यहाँ पे एक ढाल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये सारा खेल खेल रही है अपन इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस PC की ढाल वो निकालेंगे। तो हमें पता है, सो नाउ PC की ढाल निकालने के लिए हमें सीधा सीधा ये पता है कि यदि हमारे पास में कोई दो पॉइंट दिए गए हैं तो उस कंडीशन में ढाल निकालने का फॉर्मूला, मान लिया m1 तक ले लिया, m2 ले लेते हैं, वो होता है y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस x1। ये x1 x2 ले लो, x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या मिलेगा, y2 की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ b साइन थीटा माइनस का 0 बट्टे में यहाँ पे ले लो आप b कोस थीटा और माइनस का 0। तो यहाँ पे आपके पास में ये मिलेगा, ये कोस थीटा है, b/a साइन बट्टे कोस क्या मिल गया, tan ऑफ थीटा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, x1 y1 इसको ले लो, चाहे x1 y1 इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का डिफरेंस लोगे ना तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आता ही। तो फाइनली हमारे पास में m1 निकल चुका है और m2 हमारे पास निकल के आ चुका है। बस यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो 12th का एक कॉन्सेप्ट होता है दीर्घवृत्त के लिए, तो उसका काम अपन लेने वाले। क्या काम, कैसे काम लेंगे उसके लिए देखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बोलता है, चूंकि यहाँ पे जो tan ऑफ ये थीटा की जगह लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है m1 माइनस m2 बट्टे में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपके पास में एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को काम में लेके ही अपन यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यू है वो पुट कर दी है। अब डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं अपन। तो tan लैम्डा बराबर मेरे पास क्या मिलेगा, इधर जैसे tan थीटा कॉमन आ रहा है तो a/b माइनस b/a, ऊपर tan थीटा कॉमन ले लिया और नीचे 1 प्लस यहाँ से a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सिमिलरली अंदर लघुत्तम लूंगा तो ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में a इंटू b इंटू में tan ऑफ थीटा और बट्टे में क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। फॉर्मूला पुट किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। देन उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से tan ऑफ लैम्डा बराबर अपने पास मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में ab इंटू tan का मतलब होता है साइन बट्टे कोस, ठीक है, और सेक का मतलब होता है 1 बट्टे कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा। इस एक से एक कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में ए बी इंटू साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। ये अपने पास मिल गया। एक फॉर्मूला सा नजर आ रहा है, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यदि इसके आगे मैं 2 लगा दूं तो मेरे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं क्या करूं, सिंपल इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा भागे कर लेता हूं। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास में tan ऑफ लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में 2 इंटू ए बी मेरे पास में फाइनली निकल के आ जाएगा। अब देखो मोस्ट टर्निंग पॉइंट यहीं पे। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक समीकरण लिखी थी उत्केंद्रता निकालने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है ई की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उत्केंद्रता के लिए मैंने ये फॉर्मूला मेरे पास आया था दीर्घवृत्त के लिए, बी स्क्वायर बराबर दिस। मैं क्या करूँ, जिधर बी नजर आ रहा है ना उधर ये सारी की सारी वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ, रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस करूँगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास में, tan ऑफ लैम्डा बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, और पूरे के बाहर चल रहा है साइन 2 थीटा बट्टे के अंदर 2a इंटू बी की वैल्यू अंडर रूट कर दूँ तो मैं मेरे पास a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर देखने को मिलेगा।
ठीक है, इतना कुछ ही मिल रहा है। आगे देखिए, तो नेक्स्ट टेन ऑफ लैम्डा, टेन लैम्डा बराबर है मेरे पास, इधर मेरे को नजर आ रहा है ऊपर पूरे में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर मेरे पास बच रहा है 1 माइनस का 1 प्लस का ई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, और बट्टे में मेरे पास में मिल रहा है 2 ए स्क्वायर और अंडरवुड में 1 माइनस है ई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 से -1 है, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया। सो नेक्स्ट है यहाँ पे अपने पास में जो चीज़ें बची ना वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो टेन ऑफ लैम्डा बराबर मेरे पास मिल रहा है ई स्क्वायर साइन का 2 थीटा, और बट्टे में मिल गया मेरे पास में 2 अंडरवुड में 1 माइनस का ई स्क्वायर। इतना कुछ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी नेक्स्ट है वो हम क्या प्रोसेस करें, मैं एक काम करता हूँ, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो 10 लैम्डा इंटू में 2 अंडरवुड में 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर में मेरे पास चल रहा है ई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ। तो स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास इधर मिलेगा 10 स्क्वायर लैम्डा इंटू 2 दूनी 4, इधर ले लेता हूँ 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, ये ई की पावर 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2 ऑफ थीटा हो जाएगा। देन इसके बाद में मैं एक छोटी सी प्रोसेस और करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे क्या कर लूँ कि इधर तो मैं केवल ये कांस्टेंट वैल्यूज रखूँ, यानी कि क्या करूँ मैं 4 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कर दूँ, और इस 10 को मैं इधर भेज दूँ। क्यों भेज दूँ, ताकि मेरे पास जो सॉल्यूशन मिल रहा है ना उसके अनुसार अपन स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, इसलिए इस 10 को इधर भेज देता हूँ। तो ई की पावर 4 साइन की पावर 2 थीटा इंटू में 10 इधर जाता है तो बट्टे में जाएगा, और बट्टे में ये कोट हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर लैम्डा। अच्छा, एक स्टेप और ध्यान रखना, मैंने बताया है कि जब आपके पास दोनों वो तिर्यक रेखा निकली थी ना, तो लैम्डा और अल्फा बराबर हो गए थे, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर में अल्फा भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ से फाइनली मैं इसको क्या लिखूँ, जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूँ ई की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको पहले लिख देता हूँ, इसको मैं लिख दूँ कोट स्क्वायर में अल्फा ताकि कॉन्स्टेंट बन जाए, और इधर में इसको लिया हूँ तो माइनस का 4 1 माइनस का ई स्क्वायर, और बराबर में क्या मिल गया 0। यहाँ पे फाइनली अपने पास में इस तरीके की कोई इक्वेशन है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इस इक्वेशन को मैं एक बार किस में है, ई और थीटा में है, इसके बराबर इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ ई की पावर में 4 साइन 2 थीटा इंटू कोट स्क्वायर अल्फा माइनस का 4 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर में 0। अब देखो इंपॉर्टेंट जो अपने पास स्टेप है वो यहाँ से शुरू होने वाली है। क्या स्टेप है कि यहाँ पे अपने पास में इसकी उत्केंद्रता हमें निकालनी है, वो भी मिनिमम। जब भी आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम की बात होती है और आपके पास में कोई इक्वेशन नजर आ जाए, ठीक है, लाइक पोलिनोमियल इक्वेशन या फिर कोई भी आपके पास घात वाली समीकरण नजर आ जाए, तो उस कंडीशन में उसका मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए उसका एक बार अपन डिफरेंशिएबल कर लेते हैं, और डिफरेंशिएबल करने के बाद में उसको 0 के बराबर रखते हैं, और उसके आधार पर अपन उसकी मिनिमम या मैक्सिमम की बातें करते हैं। फिर इसकी कक्षाओं में हमने देखा भी है। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम निकालने के लिए फॉर मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन का किसके रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर दे, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो इसलिए df अपॉन में d ऑफ थीटा बराबर ई की पावर 4, ये तो कांस्टेंट रहेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो 2 साइन 2 थीटा, साइन का करेंगे तो कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का भी होगा तो 1 और 2 है वो यहाँ पे लग जाएगा। कोट स्क्वायर अल्फा अपने पास कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो ये क्या हो गया अपने पास 0, और बराबर में क्या लेना है 0 के बराबर। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास में क्या चीज़ें निकल के आ रही है, तो डेट इज इम्प्लाइज हमारे पास यहाँ पे ये निकला है कि 4 ई की पावर 4 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में कोस ऑफ 2 थीटा इंटू में कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 0। अब हमें पता है कोट स्क्वायर अल्फा है वो कांस्टेंट है, उसको क्या 0 के बराबर करिए, ई की पावर 4 है वो कांस्टेंट है, उसको 0 के बराबर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना यही 0 के बराबर होगी यहाँ से। तो यहाँ से देखो
4 का मतलब 2 गुणा 2 और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वापस में लिख देता हूँ साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 2 यानी साइन 4 थीटा लिख देता हूँ, बराबर में क्या कर देता हूँ 0। और हमें पता है साइन की वैल्यू 0 किस किस पे होती है, जब थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ पे 4 थीटा है, वो या तो 0 हो जाए या फिर पाई हो जाए, इन्हीं पे 0 होती है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो निकलेगी, एक तो 0 निकल जाएगी और एक निकल जाएगी पाई बाई 4, एक निकल गई पाई बाई 4। सो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली थीटा की ये 2 वैल्यू आ गई और इन दोनों वैल्यू पे हमें वो मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं। तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास मेन इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मैं मान लूँ एक बार 1 नंबर दे दूँ और इस इक्वेशन में पहले तो मैं थीटा बराबर 0 देख लेता हूँ, फिर पाई बाई 4 देख लूँगा क्या मिलता है। सो नाउ थीटा बराबर 0 इन इक्वेशन 1 में जब थीटा बराबर 0 रखता हूँ तो मेरे पास देखो क्या मिलेगा, ये रे थीटा 0 मतलब कि ये साइन 0 0 हो गया और हमारे पास फाइनली ये वाली वैल्यू मिल गई। यहाँ से मेरे पास में मिल गया माइनस का 4 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 0 और यहाँ से ई की वैल्यू मेरे पास में मिल गई 1, जो कि क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में मैक्सिमम वैल्यू में समीकरण के लिए बोल रहा हूँ, समीकरण की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से ई का मान मेरे को क्या मिल गया 1 मिल गया, जो कि अधिकतम मान दे रहा है, लेकिन मेरे को तो न्यूनतम मान चाहिए ना। अब न्यूनतम मान के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो न्यूनतम मान के लिए मेरे पास एक और थीटा की वैल्यू है वो मैं पुट करता हूँ, जो कि क्या है यहाँ पे मैक्सिमम मान दे रहा है। सो नाउ सिमिलरली जब थीटा की वैल्यू में यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पाई बाई 4 पुट करूँ तो क्या मिलेगा मेरे पास में ई की पावर में 4 इंटू में साइन ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ से मेरे पास मिलेगा साइन स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या है कोट स्क्वायर अल्फा है माइनस का 4 1 माइनस ई स्क्वायर है और बराबर में कितना है 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास फाइनली जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना इस समीकरण की वो पाई बाई 4 पे ही हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं फॉर द मिनिमम इफिशियंसी। तो यहाँ पे जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा पाई बाई 2 का मान कितना होता है साइन में 1 होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ से मेरे पास मिलेगी ई की पावर 4 कोट स्क्वायर अल्फा माइनस का 4 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर में 0। ऐसा कुछ मेरे को देखने को मिल गया। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट है वो थोड़ा सा एक स्टेप अपनाना पड़ेगा। इसको अपन है वो किसी ना किसी का स्क्वायर बनाएंगे, और स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारे पास जो मेन मुद्दा है प्रूव करने वाली जो समीकरण है वो निकल के आ जाए। तो इसको अपन है स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 4 tan स्क्वायर अल्फा में इसमें जोड़ देता हूँ और 4 tan स्क्वायर अल्फा में इसमें से घटा देता हूँ। देखना लॉजिकल पॉइंट, तो यहाँ से e की पावर 4 कोट स्क्वायर अल्फा और मैं बोल रहा हूँ 4 tan स्क्वायर अल्फा जोड़ देता हूँ। एक काम करता हूँ दूसरी साइड में 4 tan स्क्वायर अल्फा लिख देता हूँ। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे जब -4 इसके अंदर गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 ई स्क्वायर तो इधर और माइनस का 4 है वो उधर लेके जाऊँ तो प्लस का 4 और एक प्लस का 4 tan स्क्वायर अल्फा है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दी। होपफुली स्टेप समझ में आ गई होगी आपको। इसको खोल लिया, खोलने के बाद में स्क्वायर वाली टर्म इधर रख ली, कांस्टेंट वाली टर्म उधर भेज दी, फिर 4 tan स्क्वायर अल्फा जोड़ दिया, दोनों साइड जोड़ दिया। क्यों किया है, ताकि होल स्क्वायर बना दूँ इसका। अब देखो यहाँ से आपको किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या ई स्क्वायर कोट अल्फा प्लस में 2 tan अल्फा का क्या ये होल स्क्वायर नजर आ रहा है क्या आपको? एक बार चेक करो। और बराबर में देखो 4 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो मिल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट यहाँ से मैं बात करूँ तो ई स्क्वायर कोट अल्फा प्लस में 2 tan अल्फा, ऐसा कैसा लिख देता हूँ एक बार इसको तो मैं, और इसको क्या मैं 4 sec स्क्वायर अल्फा लिख दूँ क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब बहुत साइड में स्क्वायर ले लूँ तो ये मिल रहा है मेरे पास में ई स्क्वायर कोट अल्फा प्लस में 2 tan अल्फा और बराबर में 2 sec ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करें कि ई स्क्वायर कोट अल्फा को तो मैं ऐसा कैसा रख लूँ और ये उधर ले जाऊँ तो 2 sec अल्फा माइनस का 2 tan अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से मेरे को ई का मान चाहिए ना, इसलिए कर रहा हूँ मैं सारा कुछ। कोट अल्फा बराबर 2 कॉमन ले लूँ और sec अल्फा माइनस का tan अल्फा, sec को क्या लिख दूँ 1/cos अल्फा
माइनस का इसको क्या लिख दूँ, साइन एल्फा बट्टे में कोस एल्फा, ठीक है, इतना लिख दिया। देन ये मिल गया ई स्क्वायर कोट ऑफ एल्फा बराबर में 2 1 माइनस साइन एल्फा बट्टे में कोस एल्फा हो गया ये। अब मैं कोट एल्फा को उधर ले जाऊं तो 2 1 माइनस का साइन एल्फा बट्टे कोस एल्फा, ये तो ऐसा कैसा रह गया, 1 बट्टे कोट एल्फा नीचे जाएगा और ऊपर लेके जाए तो उसको टेन एल्फा लिख दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ से ई स्क्वायर बराबर 2 गुणा 1 माइनस का साइन एल्फा, ये भी वापस क्या हो गया, साइन एल्फा बट्टे कोस एल्फा, तो मैं इसको कोस स्क्वायर एल्फा लिख दूं बराबर में इधर मिल रहा है ई स्क्वायर बराबर 2 गुणा 1 माइनस साइन एल्फा इंटू में साइन एल्फा और बट्टे में मिल रहा है, इसको मैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा लिख दूं क्या, कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा होता है। और यहाँ से क्या ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो ये मिल रहा है 2 1 माइनस साइन एल्फा इंटू में साइन एल्फा और ये मिल रहा है 1 माइनस साइन एल्फा इंटू में 1 प्लस साइन एल्फा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और यदि मैं ई की बात करूँ सिर्फ तो वो चला जाएगा अंडरवुड में, तो ऊपर मिला 2 साइन एल्फा बट्टे में 1 प्लस साइन ऑफ एल्फा। शायद यही आपको समीकरण है वो प्रूफ करके दिखानी थी उस दीर्घवृत्त की जो मिनिमम उत्केंद्रता थी, न्यूनतम उत्केंद्रता थी, उसका मान। सो होपफुली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ लॉजिक है, बस एक बार यदि आप निकाल लोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं है, ठीक है। सो अब अपन नेक्स्ट है वो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब लैंग्वेज के आधार पे मैंने यहाँ पे डायग्राम पहले से ड्रॉ कर दिया है, तो वो हम समझ भी लेते हैं कि कैसे ये डायग्राम है वो बना है। तो यहाँ पे ये है कि एक सीडी है, उस सीडी का गुरुत्व केंद्र है वो इस सीडी को 2 भागों में बांटता है कि भाई ये सीडी है, इसका जो गुरुत्व केंद्र यहाँ पे मान लिया और ये सीडी को 2 भागों में बांटती है जो कि ए और बी दे रखा है कि इधर वाला भाग ए है और इधर वाला भाग बी है। और ये जो सीडी है वो एक तो जो खुरदरा तल है यानी कि जो रफ सरफेस है उस पर टिकी हुई है और दूसरी जो दीवार है वो भी खुरदरी है उस पर टिकी हुई है, ठीक है। ये दीवार है, ये तल हो गया और इस पे सीडी टिकी हुई है, बेसिक सी बात है। और गुरुत्व केंद्र इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो अपन को यह प्रदर्शित करना है कि इसका जो सीडी को संतुलन बनाए रखने के लिए ये इस फर्श के साथ कितना झुकाव रखेगी, यानी कि कितने डिग्री का झुकाव रखेगी ताकि ये सीमांत अवस्था में बनी रहे, इधर उधर लुढ़के नहीं, पड़े नहीं, गिरे नहीं, ठीक है। तो ये अपन को प्रूफ करके लेके आना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो हमने क्या किया है कि ये तल हो गया अपने पास में, ये सीडी है वो इससे अल्फा कोण पे झुकी हुई है, वो मिनिमम कोण जो हमें फाइंड आउट करना है वो अल्फा मान लिया, ठीक बात है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बोला ये कि गुरुत्व के अंदर है जिसपे भार डब्ल्यू है वो नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है, जो ए और बी भाग में सीडी को डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे ए पॉइंट की मैं बात करूं यानी सीडी का जो निचला सिरा है, अब आपको पता है जब सीडी फिसलने वाली स्थिति में होगी तो वो ऐसे गिरेगी, ठीक है। ऐसे गिरेगी तो हमें पता है उसका घर्षण बल हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस दिशा में, ओके। और साथ में इस पॉइंट पे जो इस सीडी के लिए ए पॉइंट के लिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो अपने क्या कर दिया कैपिटल। तो यहाँ पे इसका जो घर्षण बल लगेगा वो कितना मिलेगा, न्यू इंटू आर, ठीक बात। सिमिलरली ये वाले पॉइंट बी पॉइंट की हम बात करें तो बी पॉइंट के लिए हमारे पास में जो घर्षण बल काम करेगा वो कैसे करेगा, सीडी पिसलेगी तो ऐसे नहीं है कि ऊपर जाके पिसलेगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी तो घर्षण बल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो कि अपन ने ऊपर दर्शा दिया है, ठीक है। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा उसके लंबवत लगेगा, तो लंब दिशा में इधर, और वो मान लिया हमने एस से। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और जो घर्षण गुणांक है उसका मल्टीपल है वो आपके पास लिख दिया यहाँ पे न्यू डैश इंटू एस, ठीक है, जो कि घर्षण बल के बराबर होता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, हमें निकालना है अल्फा का मान, कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो सीडी के दोनों सिरे ए और बी है इनको घटकों में विभाजित कर देते हैं, जो जो हमें घटक मिलेंगे ना उसमें विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी बल लग रहे हैं अपन जो इस सीडी को सीमांत अवस्था में बनाना चाहते हैं उनको घटकों में वियोजित किया, बलों को
तो अब यदि यहाँ पे अपन क्षैतिज घटक की बात करें, ठीक है, क्षैतिज बल की बात करें, तो क्षैतिज बल हमारे पास कौन सा, एक तो क्षैतिज बल ये रहा न्यू आर, और दूसरा क्षैतिज बल कौन सा है, ये वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने पास में कि एस बराबर न्यू आर, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इसको इक्वेशन नंबर एक बार बन देते। देन ऊर्ध्वाधर बलों की बात करें तो ऊर्ध्वाधर बलों में एक तो ये वाला बल नजर आ रहा है, इसी की डायरेक्शन में एक ये वाला बल नजर आ रहा है, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, आर प्लस न्यू डेस इंटू में एस। और एक और कौन सा नजर आ रहा है, एक ये वाला भी नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि गुरुत्व केंद्र का नीचे की तरफ लगने वाला बल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट होता है तो हमेशा उसको बराबर रखा जाता है, बेसिक सी बात है। देन इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आर की वैल्यू वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके इस वाली इक्वेशन में रख दो, चाहे यहाँ से इसमें रख दो, एक ही बात है। तो हम यहाँ से नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें ये मिलता है कि जैसे मैं यहाँ पे s की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँ तो r प्लस न्यू डैश इंटू में न्यू ऑफ r मेरे पास मिल गया बराबर में w, और यहाँ से यदि मैं r है वो कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस न्यू डैश इंटू न्यू इज इक्वल टू w मेरे पास देखने को मिल गया। देन डेट इज इम्प्लाइज r बराबर मेरे पास क्या मिलेगा, w बट्टे 1 प्लस न्यू डैश इंटू में न्यू। ये मेरे पास में एक इक्वेशन है वो देखने को मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर में 3 है वो यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, हमें झुकाव निकालने के लिए ये जो P वाला, ये जो पीक पॉइंट है B जिधर दिख रहा है आपको, उसके लिए इसका बल आघूर्ण है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, बल आघूर्ण। तो B बिंदु के लिए अपन यहाँ पे आघूर्ण फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे आघूर्ण फाइंड आउट, उसके लिए देखो नाउ B बिंदु पर आघूर्ण, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कहने का मतलब है कि इस पूरे डायग्राम में जितने बल आपको नजर आ रहे हैं ना, उन सारे के सारे बलों को इस बी पॉइंट पे हमें पहुंचाना है, यानी इस बी पॉइंट पे हमें लेके जाना है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो एस वाला जो भी बल है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये तो इस बी पॉइंट पे पहले से पूछा हुआ है। सिमिलरली ये न्यू डेस है, ये भी इस पॉइंट पे पहले से पूछा हुआ है, तो इनके साथ तो कुछ खेल खेलना ही नहीं है, इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो गई। बचा हुआ ये वाला और एक ये W वाला और एक ये न्यू आर वाला, ये 3 बल बच गए ना, इनको भी इस पॉइंट पे हमें लेके जाना पड़ेगा। अब इन तीनों बलों को इस पॉइंट पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, आघूर्ण के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जैसे मैं इस W के लिए बात करूं, इसकी बात करूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में नीचे लटकने वाला भार कितना है, W भार इंटू उस भार के लिए लंबवत दूरी वो लेंगे, दोनों का मल्टीपल लेंगे, तो ये W के लिए जो लंबवत दूरी होगी वो ये DC होगी, ये जो D और C वाला पॉइंट है, तो लंबवत दूरी होगी DC, ओके, प्लस, अच्छा इसमें प्लस और माइनस के साइन का भी हमें ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान रखना जब भी यहाँ पे इस पॉइंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज चीजें चले, यानी कि इसके विपरीत दिशा के अंदर अपन को चीजें दिखे तो वो हमेशा प्लस होगी, और यदि सेम डायरेक्शन में यदि नजर आए तो वो माइनस होगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में है इस बी पॉइंट के लिए, तो है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला अपन बात कर लेते हैं न्यू आर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही है, तो ये भी अपोजिट ही लेंगे, न्यू आर इंटू में न्यू आर बल के लिए जो आपके पास में घर्षण बल है, इसके लिए जो लंबवत दूरी है, इसकी लंबवत दूरी ये, तो ये क्या हो गई BC। एक बच गया आपके पास में ये R वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, और R इंटू में इसके लिए लंबवत दूरी वो अपने पास में क्या आ गई, SC। इन सब का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब नेक्स्ट है, तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को एक बार इक्वेशन नंबर 4 है वो यहाँ पे दे देते हैं। देन हम जब यहाँ पे DC, BC और SC की बात करेंगे तो ये डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देखो DC की वैल्यू निकालने के लिए एक पॉइंट समझना, ये पॉइंट G है, गुरुत्व के अंदर है। अब यदि मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे को पता है ये वाली दूरी दोनों बराबर होगी, ओके। देन मेरे को यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूँ, इस वाले पॉइंट की मैं यदि बात करूँ, यहाँ पे यदि मैं इसको O पॉइंट ले लूँ तो इन्हें, सो नाउ किसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, DC के लिए, ठीक है। DC के लिए
यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज के अंदर मेरे को ये वाली दूरी चाहिए और यही वाली दूरी डीसी के बराबर होगी। तो ये वाली दूरी मेरे पास में किसके बराबर होगी, GO या फिर मैं DCA की बात करूं तो वो होगी दिस साइड, मतलब कहने का मतलब है एक जो नॉन साइड है वो साइड ले लो और एक ये वाली जो साइड है वो साइड ले लो। तो मेरे को दिख रहा है ये 90 डिग्री का कोण है, 90 के सामने की भुजा ये कर्ण होती है। ये आपके पास में ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई फिर लंब और बची हुई क्या हो गई आधार। तो यहाँ पे आधार और कर्ण में किसका रिलेशनशिप होता है, कोस का होता है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूँ, कोस ऑफ अल्फा बराबर के अंदर आधार बटे कर्ण, आधार है मेरे पास डीसी में लिख रहा हूँ इसको और कर्ण में बी लिख रहा हूँ। तो यहाँ से फाइनली डीसी का मान में बी कोस अल्फा लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को बीसी भी चाहिए। तो बीसी के लिए क्या करेंगे, अब बीसी के लिए तो सीधा सीधा ट्राइंगल नज़र भी आ रहा है हमको, BC, ये BC, तो ये पूरी की पूरी जो ट्राइंगल है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को नजर आ रहा है BC ये वाली साइड है और मेरे को पता है ये वाली साइड लंब है और ये वाली साइड मेरे पास कर्ण है। तो लंब और कर्ण के बीच में साइन का रिलेशनशिप होता है। तो साइन ऑफ अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है BC बटे कर्ण है आपके पास, ये टोटल लेंथ है A प्लस B। तो यहाँ से जो BC का मान मिलेगा वो मिल गया A प्लस B साइन ऑफ अल्फा। सिमिलरली अब मेरे को AC भी चाहिए। अब AC के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सो नाउ AC के लिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, मेरे को पता है AC है तो ये मेरे पास आधार है, ये मेरे पास में कर्ण, आधार कर्ण में वही कोस वाला रिलेशन हो गया। तो कोस ऑफ अल्फा बराबर AC बट्टे ये मिल गया मेरे पास A प्लस बी, कर्ण कंप्लीट है। तो AC बराबर मिल गया मेरे पास में A प्लस बी कोस ऑफ अल्फा। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास निकल के आ गई। अब लास्ट फंडा क्या बोलता है, ये जितनी भी वैल्यू मैंने निकाली है वो सारी की सारी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दूं और मेरे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। सो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 4 में मैं सारी चीज़ों पुट करूँ तो W इंटू DC का मान है मेरे पास में B कोस अल्फा प्लस न्यू इंटू R इंटू BC का मान मेरे पास क्या निकला था A प्लस बी साइन अल्फा। और नेक्स्ट है माइनस का साइन एक बार नीचे लिख देता हूँ, R इंटू AC का मान मेरे पास निकला था A प्लस बी कोस ऑफ अल्फा और सबकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं इसको एक बार न्यू R है, इसमें भी R है, इसमें भी R है, तो मैं एक बार इसमें R है वो कॉमन ले लूँ। तो यहाँ से यदि मैं R इसमें से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास मिलेगा न्यू साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, क्योंकि A प्लस बी है वो भी कॉमन ही आ रहा है। ओके, और इधर है ये W कोस अल्फा मैं उधर भेज दूँ तो माइनस का W इंटू बी कोस ऑफ अल्फा, ये मेरे पास निकला। नेक्स्ट मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरे पास R का मान है, वो R का मान मैं इस समीकरण के अंदर पुट कर दूं। तो यहाँ पे यदि मैं R का मान पुट करूं तो R का मान है W बट्टे 1 प्लस न्यू डैश इंटू में न्यू और पूरे के बाहर है ये न्यू साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इंटू में A प्लस बी बराबर में माइनस का W इंटू बी कोस ऑफ अल्फा। अब W उधर भी है और इधर भी है तो दोनों साइड में W है वो काट देता हूँ। मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये जो कोस अल्फा है ना इसका पूरे में भाग लगा देता हूँ पूरी समीकरण में। तो यहाँ से कोस अल्फा का पूरे में भाग लगाऊँ तो इधर तो है मेरे पास में A प्लस बी, मैं आगे लिख लेता हूँ इसको, और 1 प्लस न्यू इंटू न्यू डैश लिख लेता हूँ और न्यू इंटू साइन बट्टे कोस को मैं 10 लिख देता हूँ डायरेक्ट, टेन अल्फा। कोस अल्फा कैंसिल हो गया तो 1 बच गया और बराबर में माइनस का b बच गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा फंडा ये है, मेरा सॉल्यूशन बोल रहा है कि अल्फा का मान निकालो, इसका मतलब टेन अल्फा को मेरे को अकेला करना पड़ेगा। तो अकेला करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसके अंदर गुणा कर दूँ तो न्यू इंटू ए प्लस बी पट्टे में 1 प्लस न्यू इंटू न्यू डैश टेन ऑफ अल्फा और माइनस का दिस टर्म है उसको उधर भेजूँ तो माइनस का b और माइनस का ये उधर गया तो प्लस का हो गया a प्लस बी बट्टे में 1 प्लस न्यू इंटू न्यू डैश, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। डेट इज इम्प्लाइज न्यू ए प्लस बी बट इंटू में टेन अल्फा, इसको तो एक बार ऐसा कैसा लिख देता हूँ मैं 1 प्लस न्यू इंटू न्यू डैश बराबर में इसको लघुत्तम लूँ तो ये मिल रहा है माइनस का b और माइनस का b न्यू डैश
और प्लस का ए प्लस का बी बट्टे में 1 प्लस न्यू इंटू न्यू डैश। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल और हर वाली चीज़ें भी कैंसिल कर दूँ। फाइनली टेन एल्फा बराबर में क्या लिख दूँ यहाँ पे, ए माइनस का बी न्यू डैश और बट्टे में न्यू इंटू ए प्लस बी। तो ये मेरे पास में टेन एल्फा का मान निकला। और यहाँ से एल्फा की बात करूँ तो वो मिलेगा टेन इनवर्स ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी न्यू इंटू न्यू डैश बट्टे में न्यू ए प्लस बी। सो स्टूडेंट फाइनली मेरे पास में जो एल्फा की वैल्यू है वो ये निकल के आ गई जो मेरे को प्रूफ करनी थी। अच्छा, इसके लिए एक विशेष कंडीशन भी होती है, वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखना, विशेष कंडीशन ये होगी कि हमें पता है कि हमने पूरे डायग्राम के अंदर जो G है वो यहाँ पे मतलब कि एक पॉइंट लिया था जिससे W बाहर लटका है, तो जो G पॉइंट है वो सिड्डी को दो भागों में बांट रही है। हमें ये नहीं पता है कि जो G है वो सिड्डी का मध्य बिंदु है कि नहीं है, ठीक है, गुरुत्व केंद्र वाला पॉइंट है कि नहीं है। यदि हम उस G पॉइंट को गुरुत्व केंद्र वाला पॉइंट मान ले, यानी मिड पॉइंट हम यदि उसको मान ले, तो उस कंडीशन के अंदर जो इधर की दूरी और इधर की दूरी जो A और B का मान है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। बस वही वाली कंडीशन एक को ले लेते हैं। यदि G को गुरुत्व केंद्र मान ले, G गुरुत्व केंद्र हो, गुरुत्व केंद्र मध्य बिंदु हो, तो उस कंडीशन में A बराबर क्या हो जाएगा B। और इस कंडीशन में समीकरण अपने पास में अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन इनवर्स 1 माइनस का न्यू डैश बट्टे में 2 a प्लस बी 2 इंटू न्यू। ये भी आपके पास में सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। सो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।